हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु किसे कहते हैं? आधुनिक संकल्पना के अनुसार वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं। जैसे सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम धनायन बनाता है। पोटेशियम है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर पोटेशियम धनायन बनाता है। मैग्नीशियम है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम धनायन। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल्यूमिनियम धनायन। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो निश्चित रूप से धनायन बनाएंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो ऐसे तत्वों को जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उन्हें धातु कहते हैं। धातुओं के कुछ सामान्य गुण, जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब डक्टाइल, यानी इनको तान कर खींच कर और इनका पतला तार लंबा तार बनाया जा सकता है तो कहा जाता है कि धातुएं तन्य होती हैं। अगला गुण है कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, मैलिएबल, आघातवर्धनी, यानी धातुओं पर कितना ही चोट मारा जाए तो धातुएं टूटती नहीं है बल्कि फैलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं और इन धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुएं चमकती हैं और इस चमक को कहा जाता है धात्विक चमक। इसके अलावा धातुओं में एक विशेष प्रकार की खनकने की आवाज होती है। धातुओं को अगर जमीन पर गिराइए तो उसमें से जो खनकने की आवाज आएगी वो अलग तरीके की होगी, विशेष प्रकार की होगी। वहीं लकड़ी के टुकड़े को गिराइए तो उसकी आवाज दूसरे तरह की होगी। तो धातुओं में विशेष प्रकार की खनकने की आवाज होती है। ये इनके कुछ सामान्य भौतिक गुण हैं, जैसे लोहा, तांबा, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तमाम आपकी धातुएं हैं। और धातु नॉन मेटल्स इसी का उल्टा होता है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी इकाई उस तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन आपका तत्व है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक ऋण चार्ज आ गया, क्लोराइड आयन बन गया। ऑक्सीजन तत्व है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बनाता है। नाइट्रोजन तत्व है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नाइट्राइड आयन बनाता है। तो ये आपके अधातु हो गए। अधातुओं के भी कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे इनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुछ अपवाद हैं अधातुएं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका कार्बन होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि कार्बन अधातु है। लेकिन सामान्यतः सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं भंगुर होते हैं, ब्रिटिल। अधातुएं भंगुर, यानी अधातुओं पर चोट मारा जाए
तो वह तितर बितर चूर चूर हो जाते हैं, फैलते नहीं हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। इनको खींच करके तार करके हम पतला तार नहीं बना सकते हैं। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती, जैसे धातुएं चमकती हैं उस तरह की चमक नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे आपके अधातुएं हैं। एक और कैटेगरी आता है तत्वों की उपधातु, मेटेलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। जब हम आषाढ़ी में चलेंगे आप वहां देखेंगे कि तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में, जिसमें सबसे अधिक संख्या धातुओं की है, उससे कम अधातु और सबसे कम उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ऐसे तत्वों को कहा जाता है उपधातु। उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः उभयधर्मी होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी आदि, ये उपधातुएं हैं। अब धातु और अधातु के क्या रासायनिक गुण है उसे हम लोग देखेंगे। तो धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण, धातुएं धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, जैसा कि परिभाषा से हम लोग का क्लियर है। यहां देख रहे हैं सोडियम धातु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रही है। क्लोरीन तत्व है, यह अधातु है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है। तो धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है और अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगला लक्षण है, गुण है कि धातुएं तथा अधातुएं दोनों ही ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। अब जैसे सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार अधातुएं, जैसे कार्बन अधातु है तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड बनाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इस तरह से धातुएं और अधातुएं दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने अपने ऑक्साइड को बनाती है। अगला गुण है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। कैसे प्रूफ होगा? तो धातुओं के ऑक्साइड को यदि जल में घोलें तो क्षार बन जाता है और अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय है, इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो कि एक क्षार है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह भी धातु ऑक्साइड है, जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड और धातु का ऑक्साइड है, यह जल से क्रिया करके H2SO3 यह अम्ल बना रहा है, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। अगर वहीं सल्फर का ट्राई ऑक्साइड हो SO3 और उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो वह H2SO4 बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है,
यह जल से क्रिया करके H2CO3 बनाता है, इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल और धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि उनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, यानी वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। उभयधर्मी का मतलब उसमें अम्लीय गुण भी होगा और क्षारीय गुण भी होगा, अर्थात वो अम्ल से भी क्रिया करेगा और क्षार से भी। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड या इसको एल्यूमिना कहते हैं, यह उभयधर्मी होता है, यानी यह अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण भी, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। जब यह अम्ल से क्रिया करता है तो उस समय क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, और जब यह क्षार से क्रिया करता है तो उस समय यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे एल्यूमिना है, अम्ल से HCl से क्षार क्रिया कर रहा है, AlCl3 और H2O बन रहा है, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। और वही एल्यूमिना क्षार से क्रिया करता है NaOH से, तो NaAlO2 बनता है और H2O। NaAlO2 का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। अगला गुण है धातुएं जल से क्रिया करके क्षार बनाती हैं। धातुएं सामान्यतः कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील है, वे ठंडे जल में ही क्रिया करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। कुछ धातुएं थोड़ा टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पोटेशियम भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यहाँ उष्मा भी उत्सर्जित होती है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तब ये धीमी गति से, थोड़ी ठंडे जल से धीमी क्रिया होती है, और गर्म जल रहेगा तो क्रिया थोड़ी तेज हो जाती है। एल्युमिनियम है, इसकी भाप से क्रिया कराते हैं, जलवाष्प से क्रिया करता है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला गुण है कि दोनों हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाती हैं, यानी जब कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बाइनरी यौगिक बनाता है, द्विअंगी यौगिक, यानी दो तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक, तो ऐसे यौगिक को उस तत्व का हाइड्राइड कहते हैं। तो धातु और अधातु दोनों ही हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे सोडियम धातु है, हाइड्रोजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से क्रिया करके यह अधातु है नाइट्रोजन, तो यह नाइट्रोजन हाइड्राइड है, लेकिन इसको कहा जाता है अमोनिया, इस यौगिक का नाम दिया गया अमोनिया। अगला गुण है अधिकांश धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं करती हैं, धातु के साथ यह क्रिया नहीं होती है। जैसे जिंक धातु है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन हो गया। मैग्नीशियम की HCl से क्रिया कराएंगे तो वहां भी हाइड्रोजन विस्थापित होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अधातुएं ऐसी क्रिया नहीं करती। अगला गुण है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, आयरन से क्रिया हो रही है, तो आयरन जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, FeSO4 धन कॉपर। अगर कॉपर सल्फेट की जिंक धातु से क्रिया कराएं तो जिंक धातु भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वह भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देगा। लेकिन वहीं कॉपर सल्फेट की अगर सिल्वर धातु से, चांदी से क्रिया कराएं तो चांदी कॉपर से कम क्रियाशील होता है, इसलिए चांदी जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, वहां क्रिया नहीं होगी। डिटेल हम लोग अभी इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, वहां क्रियाशीलता का क्रम है और आसानी से समझ में आएगा। अगला पॉइंट है लवणों का विद्युत अवटन किया जाए। तो लवण का चाहे गलित अवस्था में हम लवण लेते हैं,
गलित अवस्था में लवण लेकर उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर हमेशा धातु प्राप्त होती है और एनोड पर अधातु। और जब भी विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को गलाएंगे पिघलाएंगे तो यह टूटेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब एनोड पर क्या होगा, जब विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होगा। देखिए क्लोराइड आयन क्लोरीन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, तो इसलिए क्लोराइड आयन का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन आपका अधातु है, तो अधातु एनोड पर प्राप्त हो गई। और जो सोडियम आयन होगा वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में परिवर्तित होगा परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो कैथोड पर अपचयन क्रिया होगा और सोडियम धातु प्राप्त होगा। इस तरह से किसी भी लवण का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन किया जाए तो विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर अधातु और कैथोड पर धातु प्राप्त होती है। ये रहा धातु तथा अधातु का मिला जुला रासायनिक गुण। इसके बाद मिश्र धातु आता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एलाय। मिश्र धातु यह दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण अथवा कम से कम एक धातु और एक या एक से अधिक अधातु हो तो उसका भी समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। यानी मिश्र धातु होने के लिए क्या आवश्यक है, यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। तो चाहे अकेले कई धातुओं का समांगी मिश्रण हो तब भी मिश्र धातु कहलाएगा, या कम से कम एक धातु और अन्य अधातुएं हो तो उन सबका समांगी मिश्रण हो तो वह भी कहलाएगा मिश्र धातु। कुछ उदाहरण मिश्र धातुओं के हैं, जैसे पीतल, ब्रास कहते हैं इसको, पीतल, इसमें कॉपर 80% होता है और जिंक 20%, ये दो धातुओं का समांगी मिश्रण है। कांसा, इसको ब्रांच कहा जाता है, तो कॉपर 88 होता है और टिन 12% होता है। जर्मन सिल्वर, देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर तत्व नहीं है। तो ध्यान देना होगा आपको, इसमें सिल्वर नहीं, इसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकिल 20%, ये तीन तत्व इसमें होते हैं जर्मन सिल्वर में, लेकिन सिल्वर नहीं होता है। टांका, सोल्डर जिसको कहते हैं, वह लेड और टिन का समांगी मिश्रण होता है। और भी तमाम मिश्र धातुएं हैं, तो इस तरह से यह मिश्र धातु हो गई। अगला चीज है अमलगम। अमलगम क्या होता है, किसी भी धातु का मरकरी के साथ यानी पारा के साथ समांगी मिश्रण बना दिया जाए तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है उस धातु का अमलगम। और जितनी अमलगम होती हैं सभी अमलगम मिश्र धातु होती है, क्योंकि देखिए जैसे सोडियम अमलगम है तो सोडियम धातु को पारा के साथ समांगी मिश्रण बनाए तो दो धातु हो गए और दो धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उसी तरह से जिंक का पारा के साथ समांगी मिश्रण जिंक अमलगम कहलाएगा। लेड का पारा के साथ मिश्रण बना दिए समांगी मिश्रण तो कहलाएगा लेड अमलगम। इस तरह से हम लोग किसी भी धातु का पारा के साथ समांगी मिश्रण बनाते हैं वह कहलाता है अमलगम। अगला चीज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड होता है किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर जो निकाय बनता है
उस निकाय को इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर जो निकाय बनता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे जिंक धातु की छड़ है, इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिया गया तो यह पूरा सिस्टम निकाय हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। इसको हम कह सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। उसी तरह से कॉपर धातु की छड़ को अगर हम कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा दें तो जो हमारा निकाय बनेगा ये कहलाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। और यहां पर इन धातुओं और विलयनों के बीच जो क्रिया होती है, इन क्रियाओं को हम देख सकते हैं। जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है इसमें क्या होता है, जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन होता है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा देते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। यह जो इलेक्ट्रोड होता है उसके पदार्थ की प्रकृति और जो विलयन है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि छड़ धनावेशित होगी या ऋणावेशित। तो या तो छड़ धनावेशित होगी या ऋणावेशित। जैसे जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो ये पाया जाता है कि जिंक धातु की छड़ क्या हो जाती है, विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। यानी जिंक की छड़ जितना विलयन में डूबी हुई है उस पर धनावेश आ जाता है और जब ये धनावेश आएगा तो विलयन में जिंक सल्फेट है तो सल्फेट आयन ऋणायन के रूप में होता है। वह ऋणायन इस धनावेश के चारों ओर आकर के घेर लेता है। इस तरह से विलयन में एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, वैद्युत द्विस्तर बन जाता है और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को हम लोग इस इलेक्ट्रोड का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा इस परिस्थिति में एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इस परिस्थिति में एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है जिसके कारण एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो गई? तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाने पर बना निकाय इलेक्ट्रोड कहलाता है या उसको अर्धशेल भी कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोड में या तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी या अपचयन की क्रिया होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रोड को हम अर्धशेल कहते हैं तो उसकी अभिक्रिया को अर्धशेल अभिक्रिया भी कहते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक कंप्लीट सेल बन जाता है, पूर्ण सेल बन जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा इस परिस्थिति में एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है जिसके कारण एक प्रकार का
विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक चीज होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोलर हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में एक प्लेटिनम की प्लेट लटकाकर एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो निकाय बनता है, इस पूरे निकाय को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, मोलर हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में प्लेटिनम की प्लेट लटकाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो निकाय बनता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इसका इलेक्ट्रोड विभव माना गया है प्लस माइनस 0.0000 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना गया है, प्लस माइनस 0.0000 वोल्ट। अब यदि कोई हमारा इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वह उसका ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। अगर अपचयन की क्रिया हो रही है तो वहां पर जो विभव उत्पन्न होगा वह कहलाएगा उसका अपचयन विभव। लेकिन एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव भी हो सकता है और अपचयन विभव भी हो सकता है। ऑक्सीकरण विभव का मान जितना होगा उसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव भी उतना ही होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। उसके चिन्ह को हम बदल देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, वैल्यू उतना ही रहेगा, तो ऑक्सीकरण को अपचयन विभव में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें पता हो गया कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना हो, ज्ञात करना हो, तो उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। जब कंप्लीट सेल बनाते हैं तो उसमें विभव मापी लगा होता है। जब सर्किट को जोड़ते हैं तो धारा अपने आप बहने लगती है, तो ये देखा जाता है कि विद्युत किधर से किधर बह रही है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो ये पाया जाता है कि विद्युत धारा का प्रवाह इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। विद्युत का प्रवाह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, और विद्युत का प्रवाह अधिक इलेक्ट्रोड विभव से कम इलेक्ट्रोड विभव की ओर होता है। और चूंकि हाइड्रोजन का पहले से पता है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब कि जब ये कंप्लीट सेल बनता है तो उस समय जो विभव मापी होता है वह विभव मापी विभवांतर बताता है 0.6 वोल्ट। विभव मापी में इतना वोल्टेज बताता है कि सेल का विभव 0.76 वोल्ट है। तो हमें इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, कितना होगा, तो उसके लिए इस जिंक इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़कर एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। जैसे ही सेल बनेगा धारा अपने आप बहने लगती है और विभव मापी इतना वोल्ट विभवांतर बताता है। चूंकि धारा का प्रवाह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अधिक है और जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कम है, क्योंकि हमेशा विद्युत धारा चाहे विद्युत अधिक इलेक्ट्रोड विभव से कम इलेक्ट्रोड विभव की ओर प्रवाहित होती है।
तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव अधिक हो गया, जिंक का क्या हो गया, कम हो गया। और सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन का जब 0 वोल्ट है तो इसका मतलब कि जो ये विभव मापी बता रहा है 10.76 वोल्ट, वह पूरा का पूरा इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो गया। और जब पूरा का पूरा हो गया तो इसका मतलब कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना हो गया, 0.76 वोल्ट हो गया। अब इसका चिन्ह क्या लिया जाएगा, तो चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित हो रही है जिंक की ओर, इसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक है, इसका कम है, यानी ये 0 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से कम यानी -10.76 वोल्ट। और चूंकि यहाँ जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो यह जिंक का ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा -10.76 वोल्ट। अगर इसका अब्जॉर्ब विभव निकालना हो तो +10.76 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना हो तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर इलेक्ट्रोड विभव मापते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होता है विभव मापी, वह जितना वोल्टेज बताता है विभवांतर, वह पूरा का पूरा विभवांतर उस इलेक्ट्रोड का माना जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं कि धारा किधर से किधर बह रही है, उसके अनुसार हम निर्धारित कर लेते हैं कि उसका चिन्ह धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक।